ये तो बात हो गई इन्फेक्शन की कि बॉडी में इन्फेक्शन कैसे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि साइंटिस्ट ने हंता वायरस से होने वाली डिजीज को कितने टाइप में डिवाइड किया। अगर हम हंता वायरस से होने वाली डिजीज को डिविजन्स करें तो देखो, जो हंता वायरस से जो डिसऑर्डर होता है या जो डिजीज होती है उसको साइंटिस्ट ने दो तरीके से कंसीडर किया है। दो तरीके से कंसीडर क्यों किया? साइंटिस्ट कहते हैं कि ये बीमारी ऐसी है जिसमें बॉडी के दो मेजर ऑर्गन अफेक्टेड हो रहे हैं। एक में तो इंसान की बॉडी के लंग्स खराब हो रहे हैं, यानी फेफड़े खराब हो रहे हैं, और एक में इंसान की किडनी जो है वो ज़्यादा डैमेज हो रही है। तो अगर इंसान के लंग्स खराब है और ऐसे पेशेंट आ जाए जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लंग्स में दिक्कत आ रही है, ब्लीडिंग जो है लंग्स में है, ये दिक्कतें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो इस बीमारी को हम मोस्टली कहेंगे HPS। HPS का मतलब होता है हंता वायरस पल्मोनरी डिजीज। पल्मोनरी डिजीज। और दूसरी तरफ अगर ये बीमारी किडनी के अंदर सबसे ज़्यादा बीमारी फैल रही है, हम कह सकते हैं कि अगर किडनी में ही कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है, कोई ऐसा सिम्टम मिल जाए जिससे पता चला कि किडनी में डिसऑर्डर है, जैसे यूरिन में प्रोटीन आ जाना, यूरिन के साथ ब्लड आ जाना, या ब्लड प्रेशर लो हो जाना, शॉक में चला जाना इंसान, ऐसी कंडीशन में जो किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं तो साइंटिस्ट ने इसका नाम दे दिया HFRS। HFRS का मतलब होता है हेमरेजिक फीवर, हेमरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम। हेमरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम, डिजीज का मतलब सिंड्रोम भी होता है, ठीक है। तो HPS जो लिखा हुआ है, HPS का मतलब होता है लास्ट में S का मतलब सिंड्रोम, ठीक है। तो इसका मतलब साइंटिस्ट ने इस डिजीज को दो टाइप से कंसीडर किया है, वेदर इट अफेक्ट लंग्स और किडनी, बोथ मेजर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एंड दोनों के अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इन दोनों ऑर्गन्स के ही आसपास ब्लड कैपिलरी की परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। लंग्स में ब्लड कैपिलरी की परमेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लंग्स को ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी के अंदर भेजनी है और CO2 ब्लड कैपिलरी से लंग्स को वापस लेनी है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में परमेबिलिटी सबसे ज़्यादा लंग्स और किडनी के पास ही होती है, ब्लड कैपिलरी। किडनी में ये डिसऑर्डर इसलिए हुआ क्योंकि किडनी के पास जो ब्लड कैपिलरी है, जिसको हम टप ब्लड कैपिलरी कहते हैं, रक्त केशिकाओं का ग्रुप कहते हैं, जिसको हम एक प्रकार से जो है ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर आपको पता ही है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, हाई लेवल का फिल्ट्रेशन होता है जिसमें सब्सटेंसेज अलग होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको कोई सवाल पूछे कि हंता वायरस क्या सिर्फ एंडोथेलियल सेल पे अटैक करते हैं, तो ऑब्वियसली ये एंडोथेलियल सेल पे ही अटैक करते हैं, क्योंकि इसको अटैक करने इसको जो है एंडोथेलियल में एंट्री कराने के लिए जो रिसेप्टर है वो एंडोथेलियल सेल के पास होता है। दूसरी बात, क्या हंता वायरस सिर्फ लंग्स और किडनी की एंडोथेलियल सेल पे अटैक करते हैं? तो ऐसा नहीं है, ये बॉडी के अंदर हर उस एंडोथेलियल या एपिथेलियल सेल पे अटैक कर सकते हैं। एंडोथेलियल का मतलब एपिथेलियल सेल ही है, क्योंकि एपिथेलियल सेल को ही एंडोथेलियल सेल कहते हैं इन केस ऑफ ब्लड कैपिलरी, ऐसा में। तो इन दैट केस वी कैन से दैट एपिथेलियल, हमारी बॉडी की कोई भी एपिथेलियल सेल है जिसके ऊपर अगर ये रिसेप्टर है तो हंता वायरस उस सेल को अटैक कर सकते हैं। बस ये है कि इसको सेल पे अटैक करने के लिए सबसे पहला रास्ता जो है वो ब्लड का लेना पड़ेगा, और ब्लड के ठीक पास में जो पहली सेल इसको देखने को मिलेगी वो तो ब्लड कैपिलरी की सेल ही होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोथेलियल। तो इसका मतलब दिस वायरस अटैक all epithelium cell of the body, but majorly it will affect to endothelial cell because it is near contact with the blood, it is near contact with this virus, क्योंकि वायरस ब्लड में होता है और वायरस जो ब्लड में है तो ब्लड से डायरेक्टली कांटेक्ट में अगर कोई सेल है तो ब्लड कैपिलरी की सेल है जिसको हम एंडोथेलियल सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट ने डिजीज की बात बताई। अब बात करते हैं सिंड्रोम्स, ठीक है, सिम्टम्स, लक्षण की बात करें तो अगर किसी इंसान को HPS नाम की बीमारी है, HPS का मतलब हंता वायरस पल्मोनरी डिजीज, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके फेफड़ों में दिक्कत आ गई है, फेफड़ों में फ्लूइड जमा हो गया है, तो सबसे पहले तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई, यानी हम कह सकते हैं ब्रीदिंग डिफिकल्टी। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी,
जब इंसान श्वास लेने में दिक्कत आएगी तो आसपास सूजन आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि उसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। जब श्वास लेने में दिक्कत आएगी तो ब्रेन में भी जो है ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुंचेगी, तो ब्रेन में भी डैमेज होगा, हम कह सकते हैं कि हेडेक हो सकता है। ये मेजर जो है सिम्टम्स जो देखने को मिलेंगे वो एचपीएस के केस में। किडनी के केस में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो देखो किडनी के अंदर सबसे पहले यूरिन जो है, जो यूरिया पास करता है, ठीक है, यूरिन जिसके अंदर से यूरिया पास होता है, उस यूरिन के अंदर सबसे पहले इस यूरिन के अंदर जो है वो प्रोटीन या ब्लड देखने को मिलेगा। इस कंडीशन को कहते हैं या तो प्रोटीन यूरिया, या इस कंडीशन को कहेंगे हीमेट्यूरिया। तो हीमेट्यूरिया का मतलब होता है यूरिन के साथ ब्लड पास आउट होता, प्रोटीन यूरिया का मतलब होता है यूरिन के साथ प्रोटीन पास आउट होता। क्योंकि किडनी में अगर ब्लड कैपिलरी में ये डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, तो ब्लड कैपिलरी की परमिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और किडनी से जो यूरिन पास आउट होता है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल जो पास आउट होता है, उसके साथ यूजफुल मटेरियल भी बॉडी से बाहर आ जाएंगे, जैसे प्रोटीन है, ब्लड वगैरह की। दूसरी प्रॉब्लम HFRS डिजीज में क्या होगी, तो दूसरी प्रॉब्लम जो है इस डिजीज में यानी HFRS की अगर बात करें तो HFRS के केस में दूसरी प्रॉब्लम बॉडी में क्या होगी कि इंसान का जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा। ब्लड प्रेशर लो होगा तो बॉडी के हर ऑर्गन तक जो है ब्लड ढंग से पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी, तो हमारी बॉडी में जो टिश्यू होते हैं, ऑर्गन के जो टिश्यू है, उनमें डेथ हो जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं नेक्रोसिस, जिसको हम कह सकते हैं सेल्यूलाइटिस। ठीक है, सेल डेथ होती है, इसको सेल्यूलाइटिस कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं बॉडी में नेक्रोसिस हो सकता है। नेक्रोसिस का मतलब टिश्यू डेथ, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी ब्लैक हो जाएगी। जिस ऑर्गन में टिश्यू की डेथ हो जाएगी वो ऑर्गन मोस्टली ब्लैक हो जाए, जैसे हाथ पैरों की अंगुलियां जो सबसे किनारे पे हैं, जहां पर ब्लड सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आते हैं, वहां पर ऑक्सीजन की कमी पहले आएगी तो वो ब्लैक हो जाते हैं, गैंग्रीन टाइप की डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऐसे लोग शॉक में चले जाते हैं। शॉक का मतलब भी यही होता है कि अगर ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुंचेगी तो इंसान कोमा में चला जाएगा और एकदम से जो है वो बेहोश हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, शॉक के नाम से जानते हैं, हेमरेजिक शॉक कह सकते हैं इसको, या अलग अलग नाम से जानते हैं। इसके अलावा रीनल फंक्शनल जो है डिसफंक्शनल हो जाएगा। रीनल डिसफंक्शनल का मतलब है किडनी के अंदर दूसरे भी जो काम है, जैसे यूरिन बनाना, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, आरबीसी प्रोडक्शन, ये सब काम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओवरऑल इसको क्या कहते हैं, रीनल डिसफंक्शन। ठीक है, तो ये जो HFRS की कंडीशन है, तो हमने कहा कि साइंटिस्ट ने इस डिजीज को दो टाइप से डिवाइड किया, एक लंग्स के हिसाब से और एक किडनी के। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। ठीक है, तो ये वाली जो HFRS की कहानी है इसको हम साइड में रख देते हैं। अब HFRS की कहानी के बाद अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होते हैं, तो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है, भले वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो या कोई भी हो, प्रोटोजोआ हो, तो जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजन, कोई रोगजनक एंटर करता है, वहां से लेके उस टाइम पीरियड तक जब आपकी बॉडी में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, किसी रोग के लक्षण आना शुरू होते हैं, ये जो टाइम पीरियड, जो इंटरवल है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। हिंदी में इसको कहते हैं उष्मायन काल। ठीक है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड वैसे तो 6 to 12 डेज का होता है, लेकिन कई बार जो है 8 वीक तक भी इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो देखा गया है। ठीक है, यानी ये वायरस जैसे मान लो आज एंट्री कर रहे हैं तो 6 दिन बाद आपकी बॉडी में लक्षण आना शुरू होंगे, कम से कम 6 दिन बाद, अधिक से अधिक 12 दिन बाद, और इससे भी अधिक से अधिक 8 सप्ताह तक का जो टाइम है वो ये लेते हैं सिम्टम्स को अपीयर करने में बॉडी में। ये इसका क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद फिर बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ये कैसे बॉडी में आता है, तो मैंने बताया था कि ये वायरस जो है वो माउस के थ्रू ह्यूमन के अंदर आता है, और जो वायरस एनिमल से ह्यूमन में आते हैं इस टाइप के वायरस को कहते हैं जूनोटिक वायरस, या इस टाइप की जो बीमारी होती है उसको जूनोटिक डिजीज कहते हैं। जूनोटिक डिजीज का मतलब ऐसी डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन में है, जैसे रेबीज आता है, जैसे कि एंथ्रेक्स डिजीज होती है, इस टाइप की। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद बात करते हैं वायरस की स्ट्रक्चर्स की। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करें
तो आपको पता ही है वायरस के अंदर मोस्टली दो चीजें होती है, एक तो उसका जेनेटिक मटेरियल, कोई भी वायरस धरती पर है उसमें दो चीजें होती है, एक तो उसका जेनेटिक मटेरियल जो या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। अब हंता वायरस के केस में इसका जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, इसका आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए नहीं है। आरएनए के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल जो है वो कौन सा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी ऐसा आरएनए जो एक स्ट्रैंड से बना है, दो स्ट्रैंड से नहीं। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए भी दो टाइप के होते हैं, मैंने बताया था, या तो ये पॉजिटिव सेंस होगा या नेगेटिव। तो हंता वायरस के केस में जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस आरएनए स्ट्रैंड क्या होते हैं, इसको मैंने इबोला वायरस के लेक्चर में समझाया था कि हमारी जो सेल है वो इसके आरएनए को डायरेक्ट रीड नहीं कर सकती प्रोटीन बनाने के लिए, इसको पहले जो है आरएनए को कन्वर्ट किया जाता है, उसको रीडिंग कोडिंग सीक्वेंस में बदला जाता है ताकि अमीनो एसिड बना सके। ठीक है, तो हंता वायरस की बात करें तो इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए होता है। आरएनए में भी कौन सा होता है, एसएस आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, और उसमें भी ये कौन सा होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये नेगेटिव सेंस होता है। अब बात करते हैं दूसरे मटेरियल की। वायरस का दूसरा जो मटेरियल होता है उसको कहते हैं प्रोटीन। इसमें प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन भी इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो एन टाइप के प्रोटीन और एक एल टाइप के प्रोटीन। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जो वायरस में एन टाइप के प्रोटीन है वो इसकी कोट बनाते हैं, इसका कवच बनाते हैं, जिसको कैप्सिड कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा ही हो 10th क्लास में, 11th क्लास में कि वायरस का जो प्रोटीन कोट होता है उसको हमेशा क्या कहते हैं, कैप्सिड। अब इसमें एक और प्रोटीन होता है एल टाइप का प्रोटीन। ऐसा मानते हैं कि ये प्रोटीन जो है वो वायरस के अंदर एंजाइम बनाता है। ये वही एंजाइम है जो वायरस के नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड को किसमें बदलेंगे, पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड में, जिसकी वजह से आपकी बॉडी उस वायरस के आरएनए को बदल सकती है। ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो उस आरएनए को पढ़ सकती है, रीड कर सकती है और अमीनो एसिड बना सकती है। हमारी सेल आरएनए को, किसी भी आरएनए को रीड करके प्रोटीन बनाती है। उसको रीड करने के लिए जो आरएनए होता है वो पॉजिटिव स्ट्रैंड होता है। अगर हमारी सेल किसी आरएनए को रीड नहीं कर सकती और अमीनो एसिड नहीं बना सकती तो ऐसे आरएनए नेगेटिव सेंस होते हैं। अब ऐसे वायरस जिनका आरएनए नेगेटिव सेंस होता है, इसका मतलब उस आरएनए के पास एक प्रोटीन भी हमेशा होगा, और ये प्रोटीन क्या करेगा, ये एल टाइप का प्रोटीन एंजाइम बनाएगा, जिसकी वजह से उसका नेगेटिव स्ट्रैंड का आरएनए किसमें बदल जाएगा, पॉजिटिव सेंस में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उस आरएनए को पहचान करके प्रोटीन बनाना शुरू करेगी। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान रखना, ऐसे वायरस जो एनिमल पे अटैक कर रहे हैं उस वायरस के अंदर एक और एक्स्ट्रा जो है वो कवच होता है, और वो कवच जो होता है वो लिपिड का होता है, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। आपको पता ही है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी की सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो किससे बनती है, फॉस्फोलिपिड। जो वायरस एनिमल पे अटैक कर रहे हैं, सारे नहीं, कुछ एक वायरस, तो उन कुछ एक वायरस के अंदर ये जो कुछ वायरस होते हैं ये क्या करते हैं कि जब हमारी सेल पे अटैक करके वापस बाहर आते हैं तो हमारे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूज करते हैं कोटिंग बनाने के लिए। अब यही कारण है कि हमारी बॉडी में वायरस फिर से अटैक करते हैं। आपकी बॉडी की मैकेनिज्म बहुत हाई लेवल की होती है, हमारी बॉडी बाहर से किसी चीज को अलाउ नहीं कर सकती। अब सवाल ये आता है कि जब बाहर से किसी चीज को अलाउ नहीं करती हमारी बॉडी, तो फिर ये वायरस हमारे सेल में कैसे आ जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये वायरस हमारी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूज करके अपने चारों ओर कोटिंग बना लेते हैं, और जब ये कोटिंग वाले वायरस हमारी सेल के पास आते हैं तो सेल को लगता है इट्स नॉट ए वायरस, इट इज द पार्ट ऑफ और सेल। इस वजह से उसको वेसाइकल समझते हुए उसको वापस एंडोसाइटोसिस के द्वारा बॉडी में एंट्री करा लेते हैं। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन की बीमारी हो जाती है। और बाकी रिसेप्टर की कहानी मैंने बताई दी थी। तो लिपिड जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वायरस का लिपिड एक्चुअल में फॉस्फोलिपिड है। ये जो लिपिड की लेयर है ये वायरस की खुद की लेयर नहीं है, ये एक्चुअल में हमारी लेयर है, जिसका यूज वायरस हमें खुद को धोखा देने के लिए, हमारी सेल को धोखा देने के लिए कर रहा है। और इस फॉस्फोलिपिड के ऊपर छोटे छोटे स्पाइक लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं, जिनको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये वही ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका यूज करके ये हमारी बॉडी से अटैच होते हैं, हमारी बॉडी से जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद में फिर हमारी बॉडी से जो है अंदर एंट्री करते हैं। तो ये समझो, मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। जैसे मान लो ये आपकी सेल है, हम एक डायग्राम से बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी सेल है, ठीक है, ये सेल है। अब इस सेल के ऊपर यहाँ पर ये जो आपको लेयर दिख रही है, इस लेयर को कहते हैं फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। अब एक वायरस आया, ये वायरस का आरएनए, ये वायरस का प्रोटीन,
ये वायरस का प्रोटीन, और उसके बाद में ये वायरस के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर जिसको हम कहते हैं लिपिड की लेयर, ठीक है। तो ये है वायरस का आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंड है, ये वायरस का प्रोटीन है, और ये वायरस का लिपिड है, ठीक है। अब ये जो वायरस की जो लिपिड है वो बिल्कुल हमारे जो सेल्स है उसके लिपिड से मेल खा रही है। अब क्या होगा, जैसे ये वायरस हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो हमारी बॉडी की जो सेल है उसके ऊपर होते हैं रिसेप्टर। मान लो ये रिसेप्टर है, इस टाइप से ये रिसेप्टर है। तो इस रिसेप्टर को पता चल जाता है कि बाहर से जो चीज आ रही है वो एक्चुअल में क्या है, हमारी सेल का पार्ट है। हालांकि हमें पता है कि वो सेल का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है, वो एक्चुअल में एक पैथोजन है, एक वायरस है। लेकिन उसके सबसे बाहर जो कपड़े पहने हुए वो कपड़े वही है जो इस सेल की फैक्ट्री के बाहर लगे हुए हैं, यानी सेल को लगता है कि ये तो हमारा ही आदमी है। तो इस तरह से जो है इस रिसेप्टर को धोखा देगी। रिसेप्टर का नाम क्या है, इंटरग्रीन। और इस रिसेप्टर का यूज करके ये वायरस जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल यानी सिंगल स्ट्रैंडेड जो आरएनए है जो कि नेगेटिव सेंस वाला है वो बॉडी में एंट्री करता है। उसके बाद में फिर क्या करता है, ये एक एंजाइम का यूज करता है, और एंजाइम का यूज करके फिर उसके बाद में इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को जो कि नेगेटिव सेंस है उसको पॉजिटिव सेंस में बदल देता है। फिर उसके बाद में क्या करता है, ये आरएनए या तो डीएनए में बदल सकता है या डायरेक्टली ही इंसान के डीएनए के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। तो ये वायरस क्या करेगा, सुनो, ये वायरस या तो अपने आरएनए को डीएनए में बदलेगा और उसके बाद में डीएनए से जुड़ेगा, या फिर क्या करेगा कि ये वायरस जो है वो अपने आरएनए को सीधा ही किससे जोड़ेगा, अपने आरएनए को सीधा ही जो है वो हमारी बॉडी के आरएनए से जोड़ देता है। ये हमारी बॉडी का आरएनए है। कहने का मतलब या तो इसके आरएनए हमारे बॉडी के सेल के आरएनए से जुड़ेंगे या इसके आरएनए पहले कन्वर्ट होंगे डीएनए में और उसके बाद हमारे डीएनए में जुड़ जाएंगे। अब ये सारी घटना जो जुड़ने की है, ठीक है, ये सारी घटना एक्चुअल में कहाँ होती है, ये सारी घटना होती है अपने न्यूक्लियस में। ये समझो ये इसका सेल का न्यूक्लियस है। और इस पूरी प्रोसेस के अंदर इस पूरी प्रोसेस के अंदर क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो है उसके अंदर ये सारी घटना होती है और इस तरीके से सेल के अंदर इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो हम फिर से एक डायग्राम को बताते हैं कि ये सेल थी, इसमें जो है वायरस एंट्री कर रहा था यहाँ से और एंट्री करके अपने अलग अलग स्टेप में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से जोड़ रहा था। ऐसी कंडीशन में क्या किया, वायरस ने अपने डीएनए का यूज करके खुद का आरएनए भी बनाया और खुद का प्रोटीन भी बनाया। ऐसे बहुत सारे वायरस इकट्ठे हो गए और अब ये बन गई वायरल कॉलोनी। और इसके आगे का स्टेप मैंने पहले ही बता दिया था कि जैसे ही वायरस की कॉलोनी बन जाएगी, ये कॉलोनी क्या करेगी, ये वायरस की जो कॉलोनी ये क्या करेगी, ये कॉलोनी जो है हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि उस सेल को इन्फेक्ट कर देगी। जैसे ये सेल इन्फेक्टेड हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, ये सेल साइटोकाइन सिक्रेट करेगी और वो साइटोकाइन एक अलार्म की तरह, एक सिक्योरिटी अलार्म की तरह दूसरी सेल के पास जाएगी और उनको कहेगी कि भाई हमारी सेल खत्म हो चुकी है या खत्म होने के कगार पे है और आप लोग जो है अपने आप को बचाओ। यू जस्ट मेक अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स और डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेज और अपने आप को बचाओ, ठीक है। तो इस तरीके से फिर क्या होगा कि सेल जो है जंक्शंस डिले हो जाते हैं क्योंकि सेल में इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से ब्लड कैपिलरी की सेल जब लूज होगी तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, blood will leakage from the blood capillary layers and thereafter this blood plasma will be entered inside the alveoli as well as outer layer of lungs। और उसकी वजह से फिर क्या होगा, ब्रीथिंग दिक्कतें आ जाएगी और इसकी वजह से फिर क्या होगा, किडनी में भी डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो है होती है। अब बात करते हैं इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे करें। अगर ये डिजीज हो जाए तो डायग्नोसिस कैसे करें, तो सबसे पहले तो हमें सीबीसी करानी है। सीबीसी से काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है कि हमारी आरबीसी की कंडीशन क्या है, कम ज़्यादा है कि नहीं है, हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी कम ज़्यादा है कि नहीं, उसके आधार पर चीज़ें पता कर सकते हैं। इंसान को श्वास लेने में दिक्कत है तो उसका एक्सरे कराओ, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, ठीक है।
जब हमें लगता है कि ब्लीडिंग इंटरनल है, हेमरेजिक कंडीशन है और वायरल डिसऑर्डर है, ऐसा कुछ भी लगता है, तो उसके लिए हम एलिसा टेस्ट कराते हैं जो वायरस का पता कर सकता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के आधार पर। जब हमें पता चल जाए कि वास्तव में वायरस बॉडी में हो सकते हैं, एलिसा टेस्ट से भी थोड़ा बहुत लग रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, आरटी-पीसीआर करते हैं। आरटी-पीसीआर क्या करेंगे, वायरस के आरएनए की सीक्वेंस को पता करेंगे और उसके बाद में उसके बेसिस पे हम कोई एंटीबायोटिक, कोई भी जो है एंटीवायरल प्रोटीन्स या थेरेपी यूज कर सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं। ये डायग्नोसिस है। इसके अलावा जो है सीटी स्कोर वगैरह जो है उसका भी सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। सीटी स्कैन के अंदर भी सीटी स्कोर किया जाता है कि भाई आपकी लंग्स की कंडीशन एवरीडे देखी जाती है कि भाई क्या क्या कंडीशन है। ब्रोंकियोस्कोपी कर सकते हैं, ब्रोंकाई में अगर कोई दिक्कत हो तो अलग अलग होता है। उसके बाद डायग्नोसिस के बाद अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। लास्ट एंड फाइनल आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की बात करें तो इस वायरस का ट्रीटमेंट अभी पॉसिबल नहीं है, कोई वैक्सीन जो है या कोई मेडिसिन जो है वो भी बनी नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि इस वायरस में जैसा कि इंसान की किडनी खराब होती है, इसलिए राइबोवायरिन नाम की जो मेडिसिन होती है वो अभी अवेलेबल है। साइंटिस्ट ने कहा कि ये बना दी गई है और ये उस इंसान की बॉडी के अंदर जो है थोड़ा सिम्टम्स कम कर सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम कम कर सकती है, जिसकी किडनी में तो एक प्रॉब्लम, यानी हम कह सकते हैं कि हंता वायरस से जिसकी किडनी में डैमेज हुआ है, किडनी प्रभावित हुई है, तो उस किडनी को कंट्रोल करने के लिए, उसके डिजीज को, उसके इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए हम राइबोवायरिन नाम की जो टेबलेट है वो हमने बना दी है, ठीक है। लेकिन 100% जो है हंता वायरस का क्योर पॉसिबल नहीं है। हंता वायरस की और इबोला वायरस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इबोला वायरस इन जानवरों से इंसान में जितना तेजी से फैल रहा था उतना ही तेजी से ह्यूमन में भी फैलता है, जबकि हंता वायरस की एक खासियत ये है कि ये जितना एनिमल से ह्यूमन में फास्ट फैलता है उतना फास्ट ह्यूमन से ह्यूमन में नहीं फैलता है, यानी ह्यूमन से ह्यूमन में आने के चांसेस इसके थोड़े कम है। तो इस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यू ऑलवेज रिमाइंड इन योर कंसेप्ट, ठीक है, कि आपको हमेशा सावधानी रखनी है, किसी बीमारी की सावधानी रखना ही सबसे बड़ी बात है, तो हमें बीमारी होगी ही नहीं। आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर ये लेक्चर समझ में आया तो आप उन सभी दोस्तों को और उन लोगों को शेयर करना जिनको इस तरह के लेक्चर्स की नीड है, और मेरे रेगुलर लेक्चर्स भी देखना ताकि आपको और भी बेटर कंसेप्ट मिले। मुझे कमेंट भी करो कि सर ये अच्छा लेक्चर है, हमें इस टाइप के लेक्चर पसंद आए, ताकि मैं और उत्साहित होकर, एक्साइटेड होकर और इस टाइप की वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद।